बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून का शिकंजा इमरान खान के गिर्द कसा जा रहा है। बज़ाहिर तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान को सिर्फ डी-सीट कर रहा है, नाअहल नहीं। उनकी हालिया ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर कामयाबी कायम व दायम है और इंतखाबी अखराजात जमा कराते ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इमरान खान किसी भी वक्त कोई भी इलेक्शन लड़ने के भी अहल है। इस तनाजुर में देखें तो इमरान खान का स्टेटस जूं का तू है, मगर फैसले में कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे चलकर उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। यूँ कह लें कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की दयानत और ईमानदारी का पोल खोल दिया है। कौम को बता दिया है कि कैसे उन्होंने 10 करोड़ रुपए के तहाइफ सिर्फ 2 करोड़ रुपए में ख़रीद कर 8 करोड़ में बेच डाले। इमरान खान के गोशवारे उनके वसूल करदा तहाइफ से मुताबिकत नहीं रखते। पेश करदा तफसीलात भी स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। इमरान खान ने एतराफ़ तो किया कि उन्होंने तोहफे बेचकर रकम बैंक में डाली, मगर जो रकम बैंक में आई वो असल रकम के निस्फ से भी कम है। इमरान खान के मुताबिक तहाइफ 8 करोड़ 66 लाख रुपए में फ़रोख्त हुए, मगर ये रकम बैंक में मौजूद नहीं है। और तो और काबीना डिवीज़न के मुताबिक इमरान खान ने घड़ी, नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी, बालियां और कारपेट के तहाइफ भी अपने पास रखे, मगर उनकी तफसील इलेक्शन कमीशन से छुपाई। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में करार दिया कि इमरान खान ने जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाए, गलत बयानी की और झूठ बोला। वो करप्ट प्रैक्टिसेस पर आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल करार दिए जाते हैं। वो अब रुकन कौमी असम्बली नहीं रहे, उनकी नशिस्त खाली करार दी जाती है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी और बददयानती पर कानूनी कार्रवाई के आगाज़ का भी हुक्म दिया है। यही वो ख़तरनाक बात है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को बददयानत करार दे रहा है। माजी में नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हुए क्योंकि उन्होंने अपने गोशवारों में सिर्फ वो तनख्वाह छुपाई थी जो उन्होंने कभी वसूल ही नहीं की थी, मगर इमरान खान एक तनख्वाह नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत की घड़ी, नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी, बालियां और कारपेट तक छुपाए बैठे हैं। अब ये इल्ज़ाम नहीं रहा बल्कि साबित हो चुका है कि इमरान खान ना सिर्फ बददयानत है बल्कि उन्होंने जानबूझकर गलत बयानी की और झूठ बोला। अब देखना है कि इंसाफ की देवी इमरान खान की किस्मत का क्या फ़ैसला करती है। क्या इमरान खान मज़ीद कानूनी पेचीदगियों में फंसते चले जाएंगे या निज़ाम एक बार फिर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हरकत में आएगा? इस बारे में हम पूरे प्रोग्राम के अंदर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे आगाज़ में ही एक अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचानी है, जो कि आप सुबह से सुन रहे हैं, बल्कि कल रात से ही ये खबर सर्कुलेट करना शुरू हो गई थी। सुबह इसकी तस्दीक हो गई और फिर हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत गमगीन खबर है। हमारे कॉलीग हैं, हमारे सीनियर हैं अरशद शरीफ साहब, काफ़ी अरसे तक वो मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे और हालिया ही कुछ दिनों में कुछ वजूहात की बिना पर, ये वो वजूहात है जिनके बारे में हमें भी बिल्कुल बात करनी चाहिए कि कुछ वजूहात की बिना पर पता नहीं क्यों उन्हें मुल्क से जाना पड़ा। और फिर उसके बाद आज हमें पता चला कि वो कीनिया में थे और उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जो केनियन हुकाम हैं, जो केनियन पुलिस है, उनका जो ऑफिशियल वर्जन जो हमें नैरोबी से आया है वो ये कहते हैं कि पुलिस ने मिस्टेकनली उनको मार दिया, यानी कि कोई और समझ कर मार दिया। अब ऐसे में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि ड्राइवर जो ड्राइव कर रहे थे उनको कुछ नहीं हुआ, अगर गाड़ी सिर्फ रोकना मकसूद था तो सिर्फ टायर पर क्यों गोली नहीं मारी गई? बहुत से सवालात हैं। और वो कहते हैं ना कि बस इस खबर का आना था तो पाकिस्तान में जितने मुंह उतनी बातें। बहुत अफसोसनाक खबर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो फैमिली है उनको सब्र की जो तौफीक है वो अता फरमाए ताकि वो सब्र के साथ इस लॉस को बर्दाश्त कर सके। राना एहसान अफजल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ बने हुए हैं नून लीग से और अब से थोड़ी देर में मुसर्रत चीमा साहिबा भी मुझे ज्वाइन करेंगी पीटीआई से। राना साहब, सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर है, इसके ऊपर हम ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं। पता चला हुकूमती सतह के ऊपर भी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट आई है। ये मांग की गई है कि जल्द अज जल्द जो डेड बॉडी है उसको पाकिस्तान पहुँचाया जाए और एटलीस्ट ये प्रोसेस आसानी से हो सके ताकि अरशद शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उनको उनकी आखिरी रसूमात अदा करने में दिक्कत ना हो। सो आई होप सो कि द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ चार्ज ऑन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक तो एंड टू एंड इंक्वायरी ऑर्डर की है कि इस चीज़ के ऊपर फुली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या हुआ है। दूसरा, सुबह ही जब ये ख़बर सुबह हुई तो फ़ॉरेन ऑफिस को जो है वो कहा गया कि आप अपनी एम्बेसी को इंस्ट्रक्ट करें कि वो फ़ौरन जो है वो डेड बॉडी को किस तरीके से पाकिस्तान शिफ्ट करना है, उसके जो मामलात हैं उनको देखें। और यहाँ भी जो है उनकी फैमिली के साथ जो है वो राब्ता कायम कर लिया गया। तो देयर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कोऑर्डिनेट कर रहा है इस सारे मामलात को। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़या, अरशद शरीफ साहब जो हैं एक सीनियर एंकर थे और जर्नलिस्ट थे, और उनकी जर्नलिज़म के लिए बड़ी जो है वो लंबी एक जो है कंट्रीब्यूशन है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनके ख़ानदान वालों को जो है वो सब्र व जमील अता करे। आमीन। ठीक है जी, आमीन आमीन। बस हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि उनके ख़ानदान के लिए जो है मज़ीद आसानियाँ हो। हेवन सेड दैट, क्योंकि एक सियासी शो है, हमें पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करनी है। राना साहब, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब तक हमसे पीटीआई जो है वो जुड़ नहीं जाती, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं हो जाती, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा भी नून लीग ने कुछ जल्दी कर ली थी, मिठाइयाँ खा ली? ये जो इमरान खान साहब का फ़ैसला आया है तोशा खाना से रिलेटेड, क्योंकि बज़ाहिर तो आई मीन स्टेटस में तो उनके कोई फ़र्क नहीं आया। क्या फ़र्क आया? क्या प्रॉब्लम हुई इमरान खान साहब को? वैसे भी वो इस असेंबली में बैठना नहीं चाह रहे थे, वो अब भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है, तो इतनी जल्दी क्या थी मिठाइयाँ खाने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क आया है। उनको जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस के अंदर गिल्टी करार दिया गया कि उन्होंने दर्जनों अकाउंट छुपाए और मिस डिक्लेरेशन की और पाकिस्तान के कानून की धज्जियाँ जो हैं वो बिखेर दी, तो इसी तरह यहाँ भी जो है वो पता चलता है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाए गए हैं। ही इज़ गिल्टी, वो गिल्टी है करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। और जब कोई बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हो तो वो सादिक और अमीन नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला ईसीपी का है, जब ये कोर्ट्स में जाएगा और ये फर्दर अगर इसको कोई लेके जाता है, क्योंकि यहाँ वो सुओ मोटो तो जो है वो अपनी मर्जी से उठाया जाता है। कोई लेकर जाएगा, मतलब आप लोग लेकर नहीं जा रहे एज एन ऑपोजिशन पार्टी या एज अ गवर्नमेंट? देखिए, नवाज शरीफ के खिलाफ मैं आपको याद करा दूं, मैं आपके जख्म जरा ताजा कर दूं, आपको याद करा दूं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था उसमें मुद्दई इमरान खान साहब थे। कुछ जख्म ताजा हुआ आपका? कुछ पता चला है कि ऑपोजिशन कैसी करनी है? मतलब आप तो ऑपोजिशन ही है ना इमरान खान साहब की। जी देखें, बिल्कुल हमारी लीगल टीम इसको लेके जाएगी, और वो कब लेके जाएगी इसका फैसला जो है वो जो भी इसको देख रहा है लीगली तौर पे, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं और लोग हैं, तो वो जब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन करेंगे तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ तो अब एक गिवन फैक्ट हो गया। ये अब हकीकत है कि इमरान खान जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी हैं। ये हकीकत है कि उन्होंने जो है यहाँ भी मिस डिक्लेरेशन की, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की, उन्होंने धोखाधड़ी की, उन्होंने जो ये सारे अभी तक मैं ये अभी रिलीज़ हुई है जो पूरा फैसला है वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं। तो जब भी हमारी लीगल टीम दोनों चीज़ों के ऊपर फैसला करेगी कि वो फॉरेन फंडिंग केस और ये तोशा खाना केस के ऊपर जाएंगे, तो वो जो सादिक अमीन है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये चीज़ें आगे जाके ज़रूर जो है वो क्लैरिटी इख्तियार करेंगी। अगर अभी इस चीज़ की कंफ्यूजन है कि वो डी सीट हो चुके हैं, क्लैरिटी तो है, लेकिन वो लोग जो कि इमरान खान साहब के, हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, कल्ट फॉलोइंग, वो फॉलोवर्स जिस तरह आपके जो फॉलोवर्स हैं, मतलब नवाज शरीफ के फॉलोवर्स हैं, वो कहते हैं जो चाहे मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया। उसी तरह इमरान खान साहब के जो फॉलोवर्स हैं वो मनो अन उस चीज़ को तस्लीम करते हैं जो इमरान खान उनको कहते हैं। आप ना इलेक्शन कमीशन के फैसले को आवाम को समझा सके हैं। मैं जिस दिन ये फैसला आया उस दिन मैं स्टूडियो में मौजूद थी, शो नहीं होता लेकिन फिर भी मैं ट्रांसमिशन कर रही थी। उस दिन भी आपकी जितनी लीगल टीम थी वो बैठकर फैसला नहीं समझा रही थी, वो रो रही थी कि जी इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर देखें जी पीटीआई वालों ने क्या कर दिया। और उस दिन भी वो फैसला समझाने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसके ऊपर खेल नहीं रही थी, वो जैसे पॉलिटिकल जबान होती है वो सिर्फ अपने ही आके इल्जाम लगा रही थी। तो फैसले को समझाना, अवाम को एजुकेट करना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, फैसला बड़ा सिंपल है कि उन्होंने जो है जो चीज़ें उन्होंने तोशा खाना में उनको मिली, वो उन्होंने जो ली, एक तो उसके अंदर भी शॉर्टेज है, कम कीमत के अंदर ली या कोई पूरी कीमत नहीं जमा कराई, और दूसरा फिर उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की अपनी इनकम स्टेटमेंट में,
उनको फुली जो उन्होंने पैसा कमाया तोहफे बेच के, पहली बात तो ये तोहफे बेचना वैसे ही एक बड़ा एक उसको अब मैं क्या कहूँ कि चीज़ तो उनकी हो जाती है अगर उन्होंने ले ली, लेकिन वो बेचना एक गलत है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो आपने जो आमदन उससे कमाई वो शायद जो इमरान खान की पूरी जिंदगी की जो इनकम डिक्लेयर हुई थी और जो तोशा खाना से उन्होंने कमाई वो इससे कई दर्जनों ज्यादा थी, उसको डिक्लेयर नहीं किया, उसको अपनी इनकम टैक्स के अंदर उसको नहीं शो किया, और वो जब शो भी किया तो वो लेटर स्टेजेस पे जाके किया। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये झूठ है, ये धोखाधड़ी है, और इसके अंदर वो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर वो गिल्टी पाए गए। तो बड़ी क्लियर जजमेंट है और इसको जो है वो आगे बिल्कुल कोर्ट्स में लेके जाएंगे और फिर वहां जाके जो है जो सादे कमीन है और जो इनकी जो नाअहल इनको करना है वो जरूर होंगे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एंड ऑफ कोर्स मुसर्रत चीमा साहिबा को हम ज्वाइन करवाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो हमारे साथ उनका राब्ता हो जाए। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी राना एहसान अफजल खान साहब ने, PMLN से उनका ताल्लुक है। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुसर्रत चीमा साहिबा की हमारे साथ कमिटमेंट है, स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत की, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है हमारे शो में। DSN जी उनका वेट कर रही है, फ़ोन उनका बन जा रहा है, कुर्सी भी उनका इंतज़ार कर रही है। ये वो कुर्सी है जो कि उनको तर्जुमानी के बाद मिली है, बहैसियत तर्जुमान। कुर्सी भी उनका वेट कर रही है। सो अगर आ गई हमारे शो के टाइम रहते ही तो हम उनसे ज़रूर वो सवालात उठाएंगे। नहीं अगर आएंगी तो आप ये खाली कुर्सी विंडो के अंदर मुलाहिज़ा फरमाइए जो कि इंतज़ार कर रही है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टिसिपेंट का। अच्छा जी, कादिर मंदोखेल साहब, ये राना एहसान अफजल खान साहब ने तो बता दिया कि इन्होंने इतनी जल्दी। जी जी कादिर भाई आपसे सवाल करिए। कुछ नाम बताया होगा ना वो चीमा साहब। अच्छा, आपका नाम सुन के आपको लगता नहीं आई होगी। अब तो ये वो आएंगी तो फिर बताएंगे। चीमा साहिबा, बिल्कुल मुसर्रत चीमा साहिबा जो है, वरना वैसे तो वो कमिटमेंट की पूरी है। बेफिक्र हो जा। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको लग रहा है आपसे डर गई है वो, पीपल्स पार्टी से डर गई है क्या? नहीं, मैं डरने की बात नहीं करूँ कि मैं असल में ये होता ना, मैं उधार छोड़ता नहीं हूँ बेनिश, मैं उधार छोड़ता नहीं हूँ। मैं बड़ा सीधा साधा गुफ्तगू करता हूँ, कोई मुझे छेड़ देता है ना फिर मैं उधार नहीं छोड़ता। चले, ये तो आप बता रहे हैं। वैसे तो खैर इमरान खान साहब को आप लोगों की ऑपोजिशन तो कोई फ़र्क नहीं डाल पाई। इलेक्शन कमीशन का फैसला, नून लीग ने जल्दी मिठाइयाँ खा ली, उन्होंने समझा नहीं। आपने तो समझ लिया होगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो अभी भी जब भी चाहें इलेक्शन लड़ सकते हैं और असेंबली में आ सकते हैं अगर वो आना चाहे तो। सिर्फ वो DC2 है। बिल्कुल गलत फैसला हुआ है। बिल्कुल जो है ना इलेक्शन कमीशन मसलियत का शिकार हुआ है। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन दबाव में आके इसने फैसला किया है। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह फैसला किया है जो फॉरेन फंडिंग में किया है। इसने प्याज भी काटा, आलू भी काटा, गोश्त भी काटा, अंडी चढ़ाना भूल गए। आप मुझे बताओ, इतने ज़्यादा वो जो मकसूद चपरासी के लेते अपनी दफ्तर की 4 चपरासी से 71 करोड़ निकले, वो नहीं है। और फॉरेन फंडिंग करे 351 कंपनी से पैसे निकले, वो फॉरेन नहीं कहलाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें ये है, यहाँ भी है। मैं आपको बेनिश मिसाल दे रहा हूँ। मैं मियाँ साहब से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ये फैसला इमरान न्याजी साहब का, तोशाखाना का और फैसल वाडा के केस में एक इंच भी फर्क नहीं है दोनों में। अब आप पूछे कैसे? दोनों में एक चीज मुश्तरक है जिसके ऊपर ये फैसला ये भी आया और वो भी आया। वो ये कि फैसल वाडा 2018 में जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे जो हम सारे उम्मीदवारों ने हमने जमा किए, वहां उसने झूठ बोला, वहां ड्यूल नेशनलिटी छुपाई थी। अब वो इलेक्शन भी खत्म हो गया, उसने सीट भी छोड़ दी, इस्तीफा भी दे दिए, मगर हमने उसकी जान नहीं छोड़ा सेनेट की सीट तक, इस वजह से कि वो हमने साबित कर दी कि एक शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे हम सब ने एफिडेविट दाखिल की, वहां उसने झूठ बोला। और इलेक्शन कमीशन इसी बेंच ने ताहयात नाइल कर दिए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इस फैसले को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी वकील बार बार तारीखें ले रही है और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की आप कमेंट्स भी सुनते रहे। उसने बोला आप तारीख ले भी लो, मिलेगा कुछ नहीं उसमें। अभी तो मेरी साइड के आर्गुमेंट शुरू नहीं हुए। तो यहाँ कौन सी आफत आ गई है? यहाँ वही है जिस शख्स ने ये सारी गड़िया मड़िया बेची है, उसने वहां जो झूठ बोला था वहां शो नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में जो उसने सर्टिफिकेट दिया था वो झूठा निकला। तो ये 62(1)(f का केस है, ये 62(1)(p) का केस नहीं बनता है। और पर वो मुझे तो उम्मीद है पूरा कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा।
अदालत में कौन लेकर के जाएगा? राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि जो ऑब्वियसली लीगल मैटर्स को देख रहे हैं वो लेकर जाएंगे, शायद लेकर के जाएंगे। आप भी इक्वली हुकूमत का उतना ही हिस्सा है, बल्कि मेरे तो ख्याल है आपकी हुकूमत ज्यादा है क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री ज्यादा है। सिर्फ नून लीग के पास तो वजारत उज़्मा है। हाँ, तो क्या करना है आगे, क्या करना है? हाँ बेनिश, हमें ले जाने की जरूरत नहीं। आओ बेल मुझे मार, ये खुद जाएंगे और खुद ही जूते पड़ेंगे। लिख ले मेरी बात, नोट करें आज की तारीख का। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भरी होने के लिए, ये मजीद रिस्वा और जलील होंगे, अपने साथ नोट कर लेना। यानी आप लोग जो हैं कादर मंदो खेल साहब सिर्फ इंतकाम लेने के लिए आए हैं ना इमरान खान साहब से, क्योंकि आज का इतना बड़ा वाकया ये जो अरशद शरीफ साहब का हुआ। अरशद शरीफ, मुझे मुकम्मल तो करने देना, कादर मंदो खेल से मुकम्मल करने दें। अभी अरशद शरीफ साहब का जितना बड़ा वाकया हुआ, इस हवाले से जो वजारत खारजा है वो क्या कर रही है, एक्शन क्यों नहीं नजर आ रहा? एक मिनट के लिए आप भूल जाएं कि वो सहाफ़ी हैं, आप ये सोचें कि वो एक पाकिस्तानी है, एक ऐसे पाकिस्तानी जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी है। और उनके हवाले से मेरा मुद्दा आपसे पूछने का यह है कि एक बेसलेस स्टोरी दी जा रही है, एक वो स्टोरी दी जा रही है जिसके ऊपर शकूक शुबात उठ रहे हैं, जिसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, मजीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी कि ये कहा जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ये कत्ल किसी साजिश की वजह से हुआ है, नॉट मिस्टेकनली डन। ऐसे में हमारे जो वजीर खारिजा हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं। ये पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल है। जी बिल्कुल अच्छा सवाल, ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल है और सवाल बनता भी है। अभी 15 मिनट पहले मैं असम्बली के इजलास से आ रहा हूँ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब इसके ऊपर सबसे पहले हाउस ने दुआ की मग़फ़रत के लिए, और वज़ीर ख़ारजा ने बैज़त वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान उसने असम्बली के फ्लोर पे स्टेटमेंट दिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कीनिया के सदर से बात की है, हमारा सफारत खाना के साथ जो है ना मुसलसल राब्ते में, हमने इंक्वायरी की जो रिक्वेस्ट डाली है और उसकी जो महत है उसको जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचाने के तमाम तरह इंतजाम करे। ये बयान मैं आपके सामने नहीं दे रहा हूँ, मेरे चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा ने असम्बली के फ्लोर पे दिए, जो आपकी मीडिया के दोस्तों ने भी सुनी हुई है। आप मुझे बता दो कि अगर पाकिस्तान से पहले अरशद शरीफ जो है ना, मेरी अगर बात सुने, मेरी सुबह जब ये खबर सुनी तो मैंने उस वक्त ट्वीट किए कि यह सहाफ़त का कत्ल है। पीपल्स पार्टी हमेशा साफियों की, बल्कि हम तनकीद का निशाना भी बनते हैं, टीवी चैनल हमारे खिलाफ भी होते हैं, मगर कभी भी पीपल्स पार्टी ने टीवी चैनल या सहाफ़त के ऊपर कतगन लगाने की न कोशिश की, न कोशिश करने वालों को हम साथ देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा है, असम्बली के फ्लोर पे उनका स्टेटमेंट है, तो आपको और मरहूम के लवाकिन को जो ना वो तसली होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी सिर्फ नहीं, मौजूदा हुकूमत इनके लवाकिन के शाना बशाना है। और इंशाअल्लाह इस केस की तफ्तीश की मुतालबा न सिर्फ मेरे वज़ीर ख़ारजा ने ऑलरेडी ऑर्डर किया, हाउस में जितने मेंबरान ने आज स्पीच किए सब ने मुतालबा किए है, और मुतालबे से पहले जिनका बच्चा ही मर गया, जिनकी फैमिली से ये शख्स ही छिन गया, बच्चों से बाप छिन गया, बीवी से मियाँ छिन गया, माँ से बेटा छिन गया, उनसे आप क्या मतलब तसल्ली उनको देंगे और क्या उनको समझाएंगे? बिलावल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और आकर के बताते, चले बिलावल साहब ने नहीं करनी थी, हुकूमत मिलकर के करती, शाजिया मरी साहिबा कर लेती, आप कर लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस और कौम को, सहाफ़ियों को बुलाकर बताते कि भाई ये ऑफिशियल वर्जन है स्टोरी का, लिहाजा आप र्यूमर्स पे ना जाएं। लेकिन बिलावल साहब इसके ऊपर नादिम नहीं नज़र आ रहे थे, नादिम और शर्मिंदा, और फिक्र उनको इस चीज़ पर हो रही थी कि वो कल लाहौर में कोई इवेंट था, वहाँ पर कोई नारे लग गए, कोई ऐसे नारे लग गए जो कि शायद नहीं लगने चाहिए थे, इदारों के खिलाफ थे नारे चले, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे नारे चले। मैं बता देती हूँ उसके ऊपर बिलावल साहब को बड़ी मतलब हो रही थी कि नहीं वो गलत हो गया, ये ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए थे, इसके ऊपर मैं नादिम हो रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे। जी सर, ये मैं आपको एक फैक्ट चेक देना चाह रही थी। मुकम्मल कर लें अपना आर्ग्यूमेंट, मैं नून लीग के पास जाती हूँ। बेनिश, सबसे पहले जो उस प्रोग्राम को मैंने भी देखा था, जो नारे बिलावल साहब की स्पीच के दौरान लगाए गए, जबकि वो हमारी जो वकला लीडर है उनकी याद में एक रेफरेंस था। और फिर मैं ये कहूँगा बिलावल साहब ने बिल्कुल परफेक्ट, जैसे मेरे दिल ने चाहा उस तरह जवाब दे दिए कि ये नारे यहाँ ना लगाए, जो रिया कर सकते हैं उनके नारे लगा ले। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतरीन जवाब नहीं हो सकता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की पड़ी हुई है, चंद साफ़ी आ जाए और वो सवाल जवाब कर ले, असम्बली से बड़ा फ्लोर पाकिस्तान में नहीं है। आज मेरे वज़ीर ख़ारजा ने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा कि हमने इंक्वायरी के लिए अहकाम जारी कर दिए, हम सफारत खाना हमारा मुसलसल उनके साथ है, कीनिया के सदर से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात कर ली है,
आप मुझे बताओ असम्बली के फ्लोर जो कि रिकॉर्डेड होता है वहां पे ये बात हो गई, इससे बड़ा फोरम और क्या है जो वज़ीर आज़म बात कर लेंगे? मेरी क्या हैसियत है, मैं तो छोटा सा कारकुन हूँ, मेरे चेयरमैन वज़ीर खारजा पाकिस्तान ने जब असम्बली के फ्लोर पे एक बयान दे दिए, उसके आगे क्या रह जाता है? मेरे ख्याल में आपको तसल्ली होना चाहिए। और फिर भी मैं कहता हूँ कि आप साफी हजरात जो कि हमारे 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 लिए बेहतरीन एक ये करते हैं, वो क्या कहते हैं ना कि एक आप हमें आईना दिखाते हैं हमारी कोताहियों की, हमारी गलतियों की, और हम खंदा पेशानी से उसको कबूल भी करते हैं और अपनी गलती दूर करने की कोशिश भी करते हैं। आइंदा भी कोई इस तरह वजारत खारजा के ऊपर कोई सवाल उठा, आप मुझे अपने शो में बुलाएं, इंशाअल्लाह कादिर खान मंदोखेल साफियों की शाना बशाना होंगे। ठीक है, फेयर इनफ। जी राना साहब, इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जुमेरात या जुमे को वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे, मतलब उस हवाले से ऐलान करेंगे कि वो क्या है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक मिनट हंसी को कंट्रोल करें ना, रिएक्शन बड़ी जल्दी आता है नून लीग का। सवाल तो पूरा सुन लेते हैं, आपने मिठाई भी पहले खा ली फैसले के ऊपर। सुने सवाल, सुने, होल्ड योर हॉर्सेस। सवाल ये है कि हुकूमत यानी आप लोग मुतमईन हैं, पता नहीं कहाँ से आप लोगों को ये इत्मीनान आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि आएंगे तो हम उनको देख लेंगे, मतलब तैयारी क्या है, आप उनको कैसे देखेंगे? आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 मई जैसा शो होगा, तो 25 मई को शो से पहले और शो के बाद बहुत तबाही हुई थी, दरख्त जले थे, आपको अदालत जाना पड़ा, आप बार बार अदालत के पास जा रहे हैं, आप खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो तैयारी क्या है लॉन्ग मार्च के लिए आपकी? देखें, ये तो बीनेश आपने ठीक कहा कि बड़ी तोड़फोड़ हुई थी, इस्लामाबाद के अंदर आग लग गई थी और हर लिहाज से जो एक इंतशार फैलाने की कोशिश की गई वो उन्होंने फैलाया, लेकिन ये तो वतीरा है पीटीआई का। और 25 लाख का क्लेम था पीटीआई का मई के अंदर कि हम 25 लाख लोग लेके आएंगे, आए 7-8 हज़ार लोग। अच्छा, फिर जब इनकी नाअहली का फैसला हुआ, ये जो अभी हुआ है, तो ये इन्होंने पंजाब हुकूमत ने खुद कंटेनर और ट्रक लगा के और बंदे जो हैं वो 10, 20, 50 बंदे खड़े करके इन्होंने सारी मेन शाहराएं जो हैं वो ब्लॉक कर दी, कोई बंदा नहीं निकला। और जहां कहीं निकला, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 100 निकल आया होगा, 200 बंदा निकल आया होगा। तो ये हम तो बेताब हैं कि इन्होंने कब आना है। ये तो कह रहे थे अक्टूबर में ही होगी लॉन्ग मार्च, कल कोई इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि अब नवंबर से पहले पहले हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग मार्च होने लगी है या कोई आने लगा है। ये ज़रूर है, देखें अब किस बेसिस पे ये आना चाहते हैं। झूठ इनका आलमी साजिश का एक्सपोज हो गया, ऑडियो लीक से हो गया, सदर आरिफ अलवी ने रद्द कर दिया, हर लिहाज से वो फ्लॉप सीन हो गया। अब ये कहते हैं आर्मी चीफ की सिलेक्शन जो है वो हुकूमत नहीं कर सकती। तो ये कौन सी ये बातें हैं कि अवाम इनके साथ खड़ी हो जाएगी कि इस बेसिस के ऊपर ये लॉन्ग मार्च करके पता नहीं 25 या 50 लाख या 2-4 लाख लोग ले आएंगे। ये सारा फ्रॉड है। अगर इन्होंने आना है, ये रोज वो कहते हैं जी अब मैं कल थर्सडे वाले दिन मैं अनाउंस करूंगा, थर्सडे वाले दिन ये कहेंगे कि मैं अगले हफ्ते जो है वो इसका पूरा प्लान सबके सामने रख दूंगा। तो ये पिछले 1.5 माह से यही रट इन्होंने लगाई हुई है। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी होगी ना, वो उनकी स्ट्रैटेजी यही स्ट्रैटेजी है, ये प्रोपेगेंडा है ना। अभी आप अपनी तैयारी के बारे में बताएं। देखें हमारी तैयारी, जब ये कानून तोड़ेंगे तो इनके ऊपर हुकूमत की रिट जो है वो कायम की जाएगी और मेक श्योर किया जाएगा कि एक आम शहरी की ज़िंदगी मुतासिर ना हो और किसी चीज़ की जो है वो कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़ा सिंपल सा हमारा प्लान है और हम इनको रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, मैं आपकी भी एक क्विक बिट चाहूँगी बिफोर आई गो फॉर अ ब्रेक इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि कायरा साहब को मैं सुन रही थी, वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चैनल्स पे ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत में यकीन रखती है, चाहे रीज़न हो इमरान खान साहब के पास लॉन्ग मार्च की या ना हो, ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ऐसे डेमोक्रेटिक राइट, ये उनका राइट है। और अगर आप भी जैसे आपकी आधी हुकूमत सोच रही है कि उनके लॉन्ग मार्च में दमखम नहीं होगा, तो फिर आपको टेंशन किस बात की है? आने दें उनको इस्लामाबाद, डील विद देम। बेनिश, हम कौन होते हुए डेमोक्रेटिक हक छीनना, हम कौन होते हैं लॉन्ग मार्च रोकना, हम कौन होते हुए किसी को एहतजाज करने से रोकना, जब इस मुल्क की हमारे पाकिस्तान की आइन का आर्टिकल 15-16 ये क्लियरली कहता है कि किसी को भी एहतजाज करने का, जलसे जुलूस का हक है, मगर उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि आप कानून हाथ में नहीं लेंगे, आप असला बरदार नहीं होंगे, और मैं एक बात ऐड कर दूं साथ, आप दरख्तों को आग नहीं लगाएंगे, जैसे उसमें 68 में लिखा हुआ है। आपको याद होगा पिछली मरतबा जब ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ख्वाब देख रहे थे तो ये सुप्रीम कोर्ट गए,
वहां उनके वकील बाबर आवान साहब ने बाकायदा एफिडेविट दिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने H9 पार्क में उसको परमिशन दिए और ये जिद्दी शख्स बजिद था और उसने कहा मैं डी चौक जाऊंगा और डी चौक आया मगर ना जाने कौन सी हवा उसको लग गई है कि उसने कहा मैं 5 दिन बाद आऊंगा। आज 5 महीने गुजर गए, न जाने इसके 5 दिन कितने साल के बराबर है ये करे। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको दोबारा वजारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट से मैं कल सुबह उसको परमिशन लेके दिलाता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि आप कानून हाथ में लेंगे। इमरान न्याजी ने पिछले प्रोग्राम में यह कहा था कि मेरे साथ असला बरदार लोग थे, तो आप मुझे बताओ असला बरदार लोग अगर आप लाएंगे तो यकीनन कानून हरकत में आएंगे। और एक और चीज बताओ, आइन का आर्टिकल 245 भी कहता है कि अगर इस तरह हो जो रियासती जो बिल्डिंग है वो फौज के हवाले की जा सकेंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा, वो मैं राना साहब की जगह पे बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोई मुश्किल हुआ, हमसे मुश्किल हुआ, हमारी पुलिस कम पड़ गई है, तो हम 245 के तहत पुलिस को आर्मी को हवाले कर देंगे। ये असास बिल्डिंग है, लो भैया खुद ही संभालो, फिर देखते हैं पीटीआई वाले कितनी ताकतवर होंगे, कितनी दलेर होंगे। चलिए जी, ये मुत्तहिदा हुकूमत की तो तैयारी मुकम्मल है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतजार है, इस शो में भी, एंड ऑफ कोर्स ये भी इंतजार है कि वो कब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं। देखते हैं कि दोनों इंतजार कब तक खत्म होते हैं। अभी के लिए एक ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुझे आज ज्वाइन किया हुआ है कादिर मंदुखेल साहब ने, राना एहसान अफजल साहब ने, और इसके अलावा खाली कुर्सी ने, जो कि बेसिकली मुसर्रत चीमा साहिबा के ऑफिस के अंदर DSNG मौजूद है, लेकिन वो आज नहीं आई। और शो में एक कॉन्ट्रोवर्सी है क्योंकि पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि वो पीपल्स पार्टी की मौजूदगी यानी कादिर मंदुखेल साहब की मौजूदगी की वजह से नहीं आई। हालांकि मुझे ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन क्योंकि टेलीविजन के ऊपर इस हवाले से डिस्कशन हुई है, अगर मुसर्रत साहिबा आ जाती हैं तो पता चल जाता है कि वो राना साहब की वजह से नहीं आई हैं कि कादिर मंदुखेल साहब की वजह से नहीं आई हैं। हैवन सेड दैट, कादिर मंदुखेल साहब, जो एक इवेंट हुआ लाहौर के अंदर, उसके हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या नवाज शरीफ साहब हो, उनके फैसलों के ऊपर अहम रिमार्क्स दिए हैं। मैंने आप दोनों से इस हवाले से सवाल करना है, लेकिन मैं आवाम को भी दिखा दूं, आपको भी याद करा दूं कि बेसिकली उन्होंने कहा क्या है। ज़रा सुनवाइए जी। Important cases came to the Supreme Court of Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto was ordered to be hung on the orders of the Supreme Court. Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan said that there was pressure on me, and he said that on television, public television, by General Ziaul Haq to do this judgment in the Zulfikar Ali Bhutto case. Do you hang? Do you take away a person's life because of pressure? If you couldn't handle it, a resignation letter would have sufficed. Another Prime Minister is removed for non-disclosure of notional income which he never received. Mr. Prime Minister, you were entitled to receive salary, you did not receive it, and you did not disclose it. So, you're not a good Muslim. So we sent you home. That's what the judgment says. I won't say if I agree or not. Anyways, that's what it says. जी, कादिर मंदुखेल साहब, आप स्टार्ट करें कि अगर किसी के ऊपर प्रेशर है तो ऑफ कोर्स रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे का ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है, जिसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। कोट अनकोट ये बोला। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि इन दारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। किसी ने अगर कोई गलत काम किया है, गलत फैसला किया है या कोई गलत चीज़ हुई है तो उसका नाम लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। जी कादिर मंदुखेल साहब। देखिए, पहले तो आपने मुझे और मुसर्रत चीमा साहिबा को लड़ाने की कोशिश की। हमारी बहन है, उसको आना चाहिए। हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, तर्जमान है, इस वजह से नहीं आए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो बात की है, अच्छा यू टर्न लिया आपने सर, इसी हवाले से अच्छा यू टर्न लिया 20 मिनट के अंदर अंदर। चलो जो समझ ले, जो अभी वो आई भी नहीं है, जो आप समझ ले, लड़ाने की कोशिश आपने की है। बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट में कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को के केस की जो है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस वजह से इंक्वायरी होना चाहिए कि उस वक्त की चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने खुद अपनी किताब में कहा कि हम पर प्रेशर था, जैसा आज जस्टिस फाइज ईसा साहब फरमा रहे, और हमने ये फैसला गलत किया है। अब आप मुझे बताओ, कितनी एक अजीब बात है कि आपने एक पार्टी के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आपने एक झूठे मुकदमे में हमसे अलग कर दिए और बड़े फ़ख्र से आप बैठे भी अपनी सीटों पे।
तो हमने ये मुतालबा किए सुप्रीम कोर्ट से, और आज भी मैं आपकी तौसीह से मुतालबा करता हूँ मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से कि उस वक्त के जो बेंच ने जो फैसले किए उसके दाग धोने के लिए आज तो कम से कम 45 साल बाद इंसाफ दो उस शहीद को, जो कि न जाने सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अलमारी में वो फाइल गायब हो गई है। और मज़ीद वकील हूँ और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बातें तो बहुत सारी है। सवाल ये है कि काजी फैज़ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आज पाकिस्तान दुनिया की 140 ममालिक की जुडिशरी में 128 नंबर पे है, तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है जब 140 या 139 नंबर पे हम पहुंच जाएंगे। वैसे 128 भी इतने ज़्यादा कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है कि हम कह सकते हैं कि 128 में हमारे बड़े हमने तीर मारा। इसी वजह से मैं आपको केसेस की तादाद बता सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ तो आज भी असम्बली के फ्लोर पे मेरा बिल पेंडिंग है। जजेस की तादाद ज़्यादा होना चाहिए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, मगर कुछ लोग नहीं चाहते। अगर आप जजेस की तादाद ज़्यादा नहीं करेंगे 18 लाख आपकी केसेस पेंडिंग नहीं होंगे। ऑल राइट, राना एहसान अब्दुल खान साहब, आखिरी मेरे पास 1-2 मिनट है, प्लीज़ इसी के ऊपर मुख्तसर 2 मिनट में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आप वेलकम करेंगे जो कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब फरमा रहे हैं। देखें, जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने सेल्फ इंट्रोसेप्शन की बात की है कि जो कोर्ट्स हैं, ये इस तरह के मामलात में द बॉल इज़ इन द कोर्ट्स कोर्ट, यानी कि अगर उनको लगता है कि ऐसे फैसले हुए हैं जो गलत हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे अरशद मलिक साहब जो थे, जस्टिस अरशद मलिक साहब, उनको मिसकॉन्डक्ट पे निकाला गया क्योंकि उनकी वीडियो फ्लरिश हो गई, लोगों के सामने आ गई, जिसके अंदर वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं थी, मैंने प्रेशर के ऊपर ये फैसले किए। उस वीडियो की बेसिस पे मिसकंडक्ट पे उनको फारिग कर दिया, लेकिन जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे प्रेशर था, वो जजमेंट आज भी बरकरार है। तो मसला ये है कि कोर्ट्स को चाहिए है कि अगर उनको नजर आ रहा है, वाज़े हो गया, और तारीख ने, देखें, एक फैसला जज देता है और एक फैसला तारीख देती है, हिस्ट्री देती है। हिस्ट्री के अंदर वक्त के साथ चीजें वाज़े हो जाती हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो अगर उस जो चीजें सच्ची थी और उनको झूठा करार दे दिया गया, तो कोर्ट को चाहिए है कि वो अपने दाग धो दे। इससे कोर्ट्स की जो परसेप्शन है वो बेहतर होगी, इससे कोर्ट्स की जो इंटरनेशनल रेटिंग है वो बेहतर होगी। अब इसी तरह देखें ना जी, अब ये 63A की जो तशरीह की, उसकी अपील अभी भी रिव्यू फाइल की गई है, वो अभी तक नहीं उसकी सुनवाई हुई। दूसरी तरफ जो है वो अपना जो PMLQ के हमारे हैं चौधरी शुजात, उनकी अपील भी जो है वो नहीं अभी सुनवाई हुई। तो ये चीजें, बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। मुसर्रत चीमा साहिबा, यू मिस द शो एंड वी मिस्ड यू इन द शो एनीवेज, लेकिन ये आपका प्रोरोगेटिव था। हमारी तरफ से DSNG आपकी जो तयशुदा ऑफिस है उसमें मौजूद थी। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मिलेंगे नए पैनलिस्ट, नए टॉपिक्स और नए गेस्ट के साथ। फीडबैक का इंतजार रहेगा।